तो गाइस, आज हमारा टॉपिक है एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस। तो एरिथ्रोपोएसिस पढ़ने से पहले हम थोड़ा एरिथ्रोसाइट के बारे में जान लेते हैं, दैट इज़ आरबीसी। जो आरबीसी है वो क्या क्या होता है? वो सर्कुलर होता है, बाइकॉनकेव होता है और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, फिर उसका काउंट मेल में 5 to 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर होता है। फीमेल में देखेंगे तो 4.5 to 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर, और उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है। और उसका साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन देखेंगे तो वो होता है टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम। ठीक है, ये हो गया। और कुछ टर्म्स होते हैं, दैट इज एग्जाम्पल एनआइसोसाइटोसिस मतलब क्या कि वेरिएशन इन साइज ऑफ आरबीसी। जो साइज ऑफ आरबीसी में जो वेरिएशंस आएंगे नॉर्मल से हटके, तो उसको एनआइसोसाइटोसिस बोलेंगे। फिर आता है पोइकिलोसाइटोसिस। तो ये होता है वेरिएशन इन शेप ऑफ आरबीसी। तो अगर शेप में चेंज आए तो उसको पोइकिलोसाइटोसिस बोलेंगे। और स्पेरोसाइटोसिस, ये स्पेरोसाइटोसिस क्या होता है? इसका मतलब क्या, जो आरबीसी है जो बाइकॉनकेव होता है ऐसा करके ऐसा, तो अब ये जाके स्पेरिकल बन जाएगा। स्पेरिकल के वजह से क्या हो रहा है, उसने अपना शेप जो है उसका लूज़ कर लिया अपना, जिसके वजह से वो फ्रेजाइल हो जाता है। ये हो गया। ये पॉलीसाइथेमिया मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर, विच इज़ आरबीसी का जो नंबर है वो 6 मिलियन पर माइक्रो लीटर से बढ़ जाएगा, उसको बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया। अब स्टार्ट करते हैं एरिथ्रोपोएसिस। तो जो एरिथ्रोपोएसिस है, अब इसमें अगर मैं देखूँ अडल्ट लाइफ तो है, अब अगर मैं देखूँ इंट्रा यूटराइन लाइफ, तो इसमें तीन स्टेज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या, मीज़ोब्लास्टिक स्टेज। तो मीज़ोब्लास्टिक स्टेज क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है कि जहाँ पे डेवलप हो रहा है उसको बोलते हैं इंट्रावैस्कुलर एरिथ्रोपोएसिस। इसका मतलब क्या है कि जो एरिथ्रोपोएसिस है इट अकर्स इन ब्लड वेसल्स में हो रहा है। ये फर्स्ट वाली स्टेज हुई। अब आती है हिपैटिक स्टेज मतलब क्या, आफ्टर 3 months ऑफ द फीटल स्टेज, मतलब फीटल स्टेज के 3 months बाद, 3 months के बाद जो लीवर एंड स्प्लीन बिकम द साइट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गया ये। और क्या लास्ट वन क्या है मेरा, माइलॉइड स्टेज मतलब क्या, फ्रॉम द मिडल ऑफ फीटल लाइफ एरिथ्रोपोएसिस जो है इट अकर्स इन बोन मैरो में स्टार्ट हो जाता है वो। ठीक है, अब उसका डेवलपमेंट देखते हैं। एरिथ्रोपोएसिस में क्या, अब जो मैंने फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था कि प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक सेल होता है, प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक सेल विच इज़ अनकमिटेड स्टेम सेल। तो अब ये इंटरल्यूकिन और कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स के प्रेजेंस में, अब ये इंटरल्यूकिन स्पेसिफिक टू आरबीसी के लिए वो अब डेवलप होते हैं। तो अब वो सेल का नाम क्या होगा, तो सबसे स्टार्टिंग का क्या होगा, प्रोनॉर्मोब्लास्ट या प्रोएरिथ्रोसाइट। ये हुआ प्रोएरिथ्रोसाइट के बाद वो कन्वर्ट होता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के बाद कन्वर्ट होता है वो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट के बाद आता है लेट नॉर्मोब्लास्ट के बाद आता है रेटिकुलोसाइट के बाद आता है फाइनली मैच्योर्ड एरिथ्रोसाइट विच इज आरबीसी।
अब ये डिफरेंट सेल्स में हम चेंजेस देखते हैं, मतलब क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं अलग अलग सेल्स में, उसके साइज़ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके साइटोप्लाज्म में क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिर उसके न्यूक्लियस में क्या चेंज आ रहा है। तो फर्स्ट हम देखते हैं साइज़। तो जो अगर मैं साइज़ देखूँ तो साइज़ जो है वो कम होती जा रही है, मतलब क्या, फर्स्ट में अगर 50 to 20 माइक्रोमीटर है तो 15 माइक्रोमीटर, 10 to 12 हो जाएगा वो माइक्रोमीटर, फिर 8 to 10 हो जाएगा वो माइक्रोमीटर, फिर उसके बाद वो ये जो रेटिकुलोसाइट है वो जस्ट मैच्योर एरिथ्रोसाइट का सडन फॉर्म है, मतलब क्या कि इट इज़ जस्ट स्लाइटली लार्जर देन मैच्योर्ड आरबीसी, स्लाइटली लार्जर। फिर आता है मैच्योर्ड आरबीसी विच इज़ 7.2 माइक्रोमीटर, 7.2 माइक्रोमीटर। अगर अभी हम न्यूक्लियस देखें तो अगर न्यूक्लियस में क्या होता है कि फर्स्ट में अगर स्टार्टिंग में देखें तो जो उसका जो क्रोमैटिन या रेटिकुलर नेटवर्क है वो पूरा सेल ऑक्यूपाई करता है, वो पूरे लिटरली सेल को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इसमें क्या बोलूँगी, इट इज़ लार्ज ऑक्यूपाई सेल ऑलमोस्ट कम्प्लीटली मोर एंड रेटिकुलर फॉर्म नेटवर्क होता है। यही हो गया। अब आता है नेक्स्ट अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे कंडेंसेशन होता है क्रोमैटिन नेटवर्क का, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क, कंडेंसेशन हुआ और उसके साथ क्या होता है, इसमें होता है डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलाई, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलाई। ठीक है, अब आया हमारा इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में ये इम्पोर्टेंट होता है क्या कि इसमें अपीयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन आता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन तो होता है ना, तो वो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट से स्टार्ट होता है। तो अपीयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट से, और इसमें भी फर्दर कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, इसमें भी फर्दर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क होता है। फिर आता है लेट नॉर्मोब्लास्ट। लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या है, वेरी मच कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। ठीक है, वेरी मच कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। फिर और ये दोनों लास्ट में क्या होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट, एब्सेंट न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म देखते हैं। अब साइटोप्लाज्म में क्या देख रहे हैं, अब साइटोप्लाज्म एसिडोफिलिक है, दैट इज़ इओसिनोफिलिक है या बेसोफिलिक है। तो अब अगर मैं स्टार्टिंग में देखूँ तो ये बेसोफिलिक होता है, बेसोफिलिक होता है। अब ये जो बेसोफिलिक है, और हमने देखा इसमें क्या हो रहा है कि प्रो नॉर्मोब्लास्ट में बेसोफिलिक प्रो नॉर्मोब्लास्ट। अब अगर मैं अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में आऊँ तो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में ये डीप बेसोफिलिक है, ये होता है बेसोफिलिक। मतलब क्या, धीरे धीरे उसका जो बेसोफिलिक का नेचर है किसका, साइटोप्लाज्म का, वो डिक्रीज़ होते जा रहा है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में भी चेंजेस आ रहे हैं और साइटोप्लाज्म में भी चेंजेस आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसको हीमोग्लोबिन के लिए जगह बनानी है और आरबीसी का काम क्या, ऑक्सीजन के लिए ना, इसीलिए। अब आते हैं इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे बेसोफिलिक नहीं रहेगा, यहाँ पे बोलेंगे पॉलीक्रोमैटोफिलिक। पॉलीक्रोमैटोफिलिक मतलब क्या, अब यहाँ पे ऐसा हो गया कि बेसोफिलिक और एसिडोफिलिक दोनों का इक्वल अमाउंट है, दैट इज़ पॉलीक्रोमैटोफिलिक। पॉलीक्रोमैटोफिलिक के बाद आता है लेट नॉर्मोब्लास्ट। लेट नॉर्मोब्लास्ट में भी हम यही डालेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि वो बेसिक से वो एसिडिक में आ रहा है, लेस बेसिक एंड मोर एसिडिक, ये हो गया लेट नॉर्मोब्लास्ट। तो अब रेटिकुलोसाइट और जो मैच्योर्ड एरिथ्रोसाइट है उसका क्या होगा, एसिडोफिलिक। ठीक है, तो ये हो गया एसिडोफिलिक, एसिडोफिलिक। रेटिकुलोसाइट से उसको मैच्योर्ड एरिथ्रोसाइट जाने के लिए उसको 1 to 2 days लगते हैं। अब पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एरिथ्रोपोइसिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग में क्या, पहले अगर देखते हैं एरिथ्रोपोइसिस को जो एनहांस करेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग, और पहला जो है कि जो एनहांस करेगा। तो अब एनहांस करने के लिए पहली चीज़ क्या, अगर लेट सपोज हाइपोक्सिया हो गया, हाइपोक्सिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा।
तो अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो गया कहाँ पे, टिश्यू में, तो अगर टिश्यू को ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो अब बॉडी ऐसा करना चाहेगा ताकि उसको ऑक्सीजन मिले। तो ऑक्सीजन के लिए बढ़ने के लिए टिश्यू के लिए वो आरबीसी का अमाउंट बढ़ाएगा कैसे, वो एरिथ्रोपोइसिस करवा के। ये हो गया हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया मुझे कहाँ कहाँ देखने मिलता है? फर्स्ट क्या, हीमोरेज में देखने मिलेगा। अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लीकेज हो रहा है, ब्लड ब्लीड होते जा रहा है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस होगा तो टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, उसमें एक हो गया। एक हाई एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड तो बहुत फेमस है। हाई एल्टीट्यूड पे जब जाएंगे तो PO2 कम होता है, उसके वजह से भी एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट हो जाएगा। मिथ हेमोग्लोबिन एक्सेस के वजह से। मिथ हेमोग्लोबिन एक्सेस मतलब क्या कि जो HB है, अब जो हीमोग्लोबिन है उसमें जो Fe2+ है वो Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या, ऑक्सीडाइज फॉर्म हो जाता है हीमोग्लोबिन का, फेरस फॉर्म का, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि फेरिक हो गया, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन की अफिनिटी बढ़ जाती है, जिसके ऑक्सीजन लूज़ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से टिश्यू को मिलेगा नहीं। तो मिथ हीमोग्लोबिन में भी मुझे हाइपोक्सिया देखने मिलता है। तो हमें डिफरेंट तरीके से हाइपोक्सिया मिल रहा है, जिसकी वजह से एरिथ्रोपोइसिस बॉडी एनहांस करेगा। ये हो गया। अब सेकंड क्या देखती हूँ, वेसोकंस्ट्रिक्टर। वेसोकंस्ट्रिक्टर मतलब क्या, अब लेट्स सपोज रीनल हाइपोक्सिया, तो अब इसको कंपनसेट करने के लिए वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा, उसमें भी एक तरीके से एरिथ्रोपोइसिस एनहांस होगा। यही हो गया। और न्यूक्लियोटाइड्स जैसे न्यूक्लियोटाइड्स में आएगा CAMP, NAD, NADP, इनके वजह से भी एरिथ्रोपोइसिस इंक्रीज़ होता है। फिर आता है हॉर्मोन्स में क्या, पहला आएगा थायरॉक्सिन के वजह से भी बढ़ेगा, TSH। फिर आता है एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स के वजह से भी बढ़ेगा। अगर इसका डिस्टर्बेंस होने से अनीमिया होता है, किसके, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन की वजह से। और क्या, अगर मैं थर्ड देखूँ विच इज़ एंड्रोजेंस की वजह से भी एरिथ्रोपोइसिस बढ़ता है। मेन चीज़ क्या है, डिक्रीज़ किससे होता है, विच इज़ एस्ट्रोजन की वजह से जो एरिथ्रोपोइसिस है वो डिक्रीज़ होता है। It depresses the erythropoietic response to hypoxia। इसलिए क्या, जो फीमेल्स में RBC काउंट कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, उसका रीज़न यही है। थैंक यू।